नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एलएसी पर युद्ध का ऐलान, भारत से बातचीत के लिए नहीं बन रही तारीख, अब होगा कुछ भयानक। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रफेल आने के बाद दहशत में चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर कर रहा है 4 बड़े बदलाव। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि रक्षा मंत्रालय ने कहा, लद्दाख में चीन ने ताकत के दम पर बदलाव का किया था प्रयास, तैयार भारतीय सैनिकों ने मजबूती से दिया जवाब। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। एलएसी पर युद्ध का ऐलान, भारत से बातचीत के लिए नहीं बन रही तारीख, होगा भयानक। जी हां दोस्तों, भीषण सर्दी और गिरते तापमान के बीच पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेना कड़ी मुस्तैदी के साथ डटी हुई है। ऐसे में अब जल्द तो तनाव खत्म होने की कहीं से उम्मीद नजर नहीं आ रही है। सीमा पर तैयारियों को देखते हुए तो साफ लगता है कि दोनों तरफ की सेनाएं लंबे समय तक डटे रहने की कोशिशों में हैं, जबकि भारत और चीन दोनों ने कहा है कि बातचीत के जरिए गतिरोध का समाधान चाहते हैं, पर अगले दौर की कोर कमांडर मीटिंग की तारीख तय नहीं हो पा रही है। एलएसी पर वार्ता को लेकर भारतीय सेना के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि बातचीत को लेकर कॉमन ग्राउंड नहीं है, इसलिए मीटिंग की तारीख तय नहीं हो पा रही है। अभी मीटिंग को लेकर कोई बात भी नहीं हो रही है। साथ ही सेना के अधिकारी ने कहा कि भारत का साफ स्टैंड है कि एलएसी पर अप्रैल से पहले वाली स्थिति बहाल होनी चाहिए और बातचीत भी इसी पर होगी। दूसरी तरफ चीन चाहता है कि पहले भारतीय सेना पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे की चोटियों से सैनिक को हटाए। वार्ता का कॉमन ग्राउंड नहीं बन रहा है, इसलिए अगले दौर की कोर कमांडर मीटिंग नहीं हो पा रही है। आगे उन्होंने कहा कि लेकिन इस दौरान हॉटलाइन पर लगातार बातचीत हो रही है। हॉटलाइन पर बात सिर्फ लाइन चेक करने के लिए की जाती है। भारत और चीन की सेना के बीच अब तक 8 राउंड की कोर कमांडर मीटिंग हो चुकी है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर हाई एल्टीट्यूड में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में भारत और चीन के सैनिक डटे हुए हैं, जबकि यहां तापमान -40 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में हर 2 हफ्ते में वहां तैनात सैनिकों का रोटेशन हो रहा है, मतलब कि वहां तैनात सैनिकों को बदला जा रहा है। चीन की तरफ से भी सैनिकों का रोटेशन जारी है। इस मौसम में वहां सर्वाइव करना सबसे बड़ा चुनौती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राफेल आने के बाद दहशत में चीन, पाकिस्तान के साथ मिलकर कर रहा यह 4 बड़े बदलाव। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना की ताकत से चीनी एयरफोर्स दहशत में है। सूत्रों की माने तो ऐसा भारत में फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल आने के बाद हुआ है। राफेल की मार से बचने के लिए चीन अब नए तरीके के हैंगर बना रहा है, हवाई पट्टियों को अपडेट कर रहा है। इस काम के लिए चीन पाकिस्तान की मदद भी ले रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक से भी सबक लेते हुए चीन कई बड़े बदलाव कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट में आतंकियों के कैंप को ग्राउंड पेनिट्रेटिंग बम से निशाना बनाया था। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन इस बात को अच्छी तरह से जानता है। यही वजह है कि चीन अब चारों तरफ से बंद हैंगर बना रहा है, जहां वो अपने फाइटर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर से सेफ रख सके। इसके लिए हैंगर की दीवारें 3 मीटर तक मोटी बनाई जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर हैंगर का गेट सिंगल पीस हाई स्ट्रॉन्ग स्टील प्लेट से तैयार किया जा रहा है, जिससे हमले के दौरान अगर 300 से 500 किलो के बॉम्ब, क्रूज मिसाइल और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग बम से हमला हो तो उसके फाइटर सेफ रहे। इंडियन एयरफोर्स की बढ़ती ताकत से चीन इस कदर घबराया हुआ है कि उसने तरीके से अपने एयरफोर्स स्टेशन को अपडेट करना शुरू कर दिया है। इस काम में पाकिस्तान भी उसका साथ दे रहा है। खुफिया जानकारी रिपोर्ट के मुताबिक चीन पाकिस्तान की मदद से गिलगिट बाल्टिस्तान में स्कार्दू एयरबेस को अपडेट कर रहा है। वहां न सिर्फ नया रनवे तैयार किया जा रहा है, बल्कि एयरफील्ड पर ऐसी लाइट लगाई जा रही हैं जिससे दिन रात 24 घंटे खराब से खराब मौसम में भी एयर ऑपरेशन किया जा सके। इस लाइटिंग सिस्टम के लगने के बाद चीन रात और खराब मौसम में भी अपने फाइटरों को आसानी से लैंडिंग करा सकेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने कहा, लद्दाख में चीन ने ताकत के दम पर बदलाव का किया था प्रयास, तैयार भारतीय सैनिकों ने मजबूती से दिया जवाब। जी हां दोस्तों, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने संवेदनशील लद्दाख सेक्टर में मौजूदा तनातनी के दौरान भारतीय सैनिकों के खिलाफ अपरंपरागत हथियारों के इस्तेमाल और सैनिकों का जमावड़ा लगाकर स्थिति को गंभीर बना दिया। रक्षा मंत्रालय ने साल के अंत में तैयार की जाने वाली समीक्षा रिपोर्ट में यह बात कही है। हालांकि मंत्रालय ने इन हथियारों के बारे में विस्तार से नहीं बताया है। गौरतलब है कि पिछले साल पैंगोंग त्सो और गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। चीन सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर पत्थरों, लोहे के रॉड और कील लगे डंडों से हमला किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएलए ने ताकत के जरिए इस सेक्टर में यथास्थिति बदलने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय सेना दुश्मन के किसी भी दुस्साहस को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार थी। 1 जनवरी को प्रकाशित रिपोर्ट में मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सेना ने परिस्थिति से निपटने के लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद से तेजी से सैनिकों, तोपों और हथियारों को पहुंचाया।
सड़कें, पुलों और सैनिकों के ठिकानों का तेजी से निर्माण किया गया। मंत्रालय ने कहा, LAC पर एक से अधिक जगह यथास्थिति को बदलने के लिए चीन की ओर से की गई एक तरफा और उकसावे की कार्रवाई का मजबूती से जवाब दिया गया और पूर्वी लद्दाख में हमारे दावे की शुचिता को सुनिश्चित किया गया। यह भी कहा गया है कि PLA की ओर से उकसावे के बावजूद भारतीय सेना दोनों देशों के बीच स्थापित प्रोटोकॉल और समझौतों पर कायम रही। समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 जून को हिंसक झड़प में चाइनीज पक्ष के कई सैनिक हताहत हुए। मंत्रालय ने पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर रणनीतिक महत्व के ऊंचाई वाले इलाकों पर नियंत्रण के लिए भारतीय सेना की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया है। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने 28 से 29 अगस्त को एहतियाती कदम के रूप में पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट पर ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया। रिपोर्ट में कहा गया है, बेहद खराब मौसम का सामना करते हुए हमारे सैनिक इन ऊंचाइयों पर तैनात हैं। एडवांस विंटर स्टॉकिंग के साथ सर्दियों की तैयारी पूरी हो चुकी है और चीनी सेना द्वारा किसी भी दुस्साहस का मुकाबला करने के लिए सैनिक अच्छी तरह तैयार हैं। समीक्षा में भारतीय वायुसेना की तैयारी के बारे में भी बताया गया है। समीक्षा में कहा गया है कि भारतीय सेना किसी भी स्थिति के लिए तैयार है, लेकिन इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए बातचीत जारी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल तृणमूल कांग्रेस को झटका, ममता बनर्जी सरकार के मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के विधायक और मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार का मंत्री पद छोड़ दिया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने के कुछ ही दिनों के बाद 39 वर्षीय शुक्ला के बंगाल के खेल राज्य मंत्री पद छोड़ने से अटकलों का दौर शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही माह का समय है। इन चुनावों में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली TMC के लिए बीजेपी कठिन चुनौती पेश कर रही है। शुभेंद्र अधिकारी जैसे पूर्व सहयोगी के बीजेपी के साथ जुड़ने के कारण ममता बनर्जी और उनकी मुश्किलों में इजाफा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह ने कहा है, चुनाव आने के समय तक दीदी अकेली रह जाएंगी। न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि लक्ष्मी रतन शुक्ला ने मंत्री पद से अपना इस्तीफे का लेटर CM ममता को भेजा है। इसकी एक कॉपी राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भी भेजी गई है। क्रिकेटर रह चुके शुक्ला के इस्तीफे के पहले राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंद्र अधिकारी ने पार्टी छोड़ दी थी और बीजेपी में शामिल हो गए थे। अधिकारियों ने बताया कि बंगाल की रणजी टीम के पूर्व कप्तान और हावड़ा के विधायक शुक्ला ने बनर्जी को भेजे अपने त्याग पत्र में कहा है कि वह राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। हावड़ा जिले में तृणमूल कांग्रेस के पार्टी मामलों को देखने वाले शुक्ला ने हालांकि विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है। शुक्ला से कई बार संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन उनका जवाब नहीं मिल पाया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के इशारे पर भारत को अकड़ दिखा रहा था नेपाल। अब विदेश मंत्री बोले, भारत ही दे सकता है कोरोना वैक्सीन। जी हां दोस्तों, भारत में 2 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद अब नेपाल भी भारत की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं, इस उम्मीद से कि भारत नेपाल को यह वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। यहाँ याद दिला दें कि अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरे जब चीन के दम पर नेपाल भारत को ही अकड़ दिखा रहा था। सोमवार को नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने सबसे पहले वैक्सीन के लिए भारत को बधाई दी। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने भारत से पहले ही कहा है कि वो जब दूसरे देशों को वैक्सीन दे तब इस सूची में नेपाल को प्राथमिकता दे। इस संबंध में भारत की तरफ से उन्हें सकारात्मक जवाब भी मिले हैं। नेपाल की तरफ से कहा गया है कि भारत ही उन्हें कोरोना वैक्सीन दे सकता है। नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बॉर्डर काफी नजदीक और खुले हुए हैं और अगर कोई देश पीछे छूट जाए तब कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। नेपाल के विदेश मंत्री ने बताया कि नेपाल की तरफ से भारत को बताया गया है कि उसे अभी कितनी आबादी के लिए यह वैक्सीन चाहिए। नेपाल की आबादी अभी 28 मिलियन है और यहाँ की सरकार 21 मिलियन आबादी तक सभी वैक्सीन पहुँचाना चाहती है। यहाँ 28% आबादी 14 साल के कम उम्र के बच्चों की है, जिन्हें फिलहाल वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। नेपाल की तरफ से कहा गया है कि भारत ने कहा है कि वो अपने पड़ोसी मुल्कों का ख्याल रखेगा। आपको बता दें कि कुछ ही समय पहले नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद गहरा गया था। पहले नेपाल में विवादित नक्शा बना जिसमें भारत के हिस्से को नेपाल ने अपना बताया था। काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल अपना बताकर भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहा था। भारत के खिलाफ सीमा विवाद को लेकर सबूत जुटाने के लिए नेपाल ने एक कमेटी भी गठित कर दी थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राफेल आने के बाद दहशत में चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर कर रहा है यह 4 बड़े बदलाव। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना की ताकत से चीनी एयरफोर्स दहशत में है। सूत्रों की माने तो ऐसा भारत में फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल आने के बाद हुआ है। राफेल की मार से बचने के लिए चीन अब नए तरीके के हैंगर बना रहा है, हवाई पट्टियों को अपडेट कर रहा है। इस काम के लिए चीन पाकिस्तान की मदद भी ले रहा है।
खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक से भी सबक लेते हुए चीन कई बड़े बदलाव कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट में आतंकियों के कैंप को ग्राउंड पेनिट्रेटिंग बम से निशाना बनाया था। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन इस बात को अच्छी तरह से जानता है। यही वजह है कि चीन अब चारों तरफ से बंद हैंगर बना रहा है, जहां वो अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के फाइटर से सेफ रख सके। इसके लिए हैंगर की दीवारें 3 मीटर तक मोटी बनाई जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर हैंगर का गेट सिंगल पीस हाई स्ट्रॉन्ग स्टील प्लेट से तैयार किया जा रहा है, जिससे हमले के दौरान अगर 300 से 500 किलो के बॉम्ब, क्रूज मिसाइल और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग बम से हमला हो तो उसके फाइटर सेफ रहें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र में फिर लहराया तिरंगा, जानिए क्या है खास वजह। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर भारतीय तिरंगा लहरा उठा। दुनिया के इस शक्तिशाली समूह में भारत का एक बार फिर 2-2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य के तौर पर कार्यकाल शुरू हो गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टी.एस. त्रिमूर्ति ने तिरंगा लगाने के बाद कहा कि भारत आतंकवाद जैसे मानवता के दुश्मनों के खिलाफ आवाज उठाने कभी पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत विकासशील देशों की आवाज होगा। भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। भारत के साथ ही अस्थायी सदस्य के तौर पर नॉर्वे, केनिया, आयरलैंड और मैक्सिको के झंडे भी इस विशेष समारोह के दौरान लगाए गए। भारत के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नॉर्वे, केनिया, आयरलैंड और मैक्सिको अस्थायी सदस्य बने हैं। वे अस्थायी सदस्यों इस्टोनिया, नाइजर, सेंट विसेंट और ग्रेनाडा, ट्यूनीशिया, वियतनाम तथा 5 स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ इस परिषद का हिस्सा होंगे। भारत अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होगा और फिर 2022 में 1 महीने के लिए परिषद की अध्यक्षता करेगा। परिषद का अध्यक्ष हर सदस्य 1 महीने के लिए बनता है, जो देशों की अंग्रेजी वर्णमाला के नाम के अनुसार तय किया जाता है। झंडा लगाने की परंपरा की शुरुआत कजाकिस्तान ने 2018 में शुरू की थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख 2/3 पैंगोंग लेक पर चीन का कब्जा, गश्ती के लिए अब भारत खरीद रहा हाई स्पीड बोट। जी हां दोस्तों, सीमा पर भारत और चीन के बीच अभी तनाव कम नहीं हुआ है। लद्दाख के 2/3 पैंगोंग लेक पर चीन ने कब्जा कर लिया है। अब भारत ने सीमा पर अपनी गश्ती बढ़ाने के लिए हाई स्पीड बोट खरीद रहा है। बीते शुक्रवार को इंडियन आर्मी की तरफ से बताया गया है कि उन्होंने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके बाद अब जल्दी ही आर्मी के पास 12 हाई स्पीड बोट मिलेंगे। इन बोट के जरिए लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी पेट्रोलिंग की जा सकेगी। बताया जा रहा है कि 12 हाई स्पीड बोट आने में अगले 5 से 6 महीने तक वक्त लग सकता है। संभावना है कि मई-जून तक आर्मी को यह सभी बोट मिल जाएंगे। चीन की सेना ने अपने कब्जे वाले अक्साई चीन इलाके में पिछले 30 दिनों में बड़े पैमाने पर सैनिकों को तैनात किया है, जिसको देखते हुए भारत ने भी पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील में निगरानी बढ़ाने के लिए हाई स्पीड गश्ती नौकाओं को खरीदने का फैसला किया है। भारतीय सेना ने कुछ दिनों पहले ट्वीट कर कहा कि उसने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित पैंगोंग झील समेत विभिन्न जलाशयों में निगरानी और गश्ती के लिए 12 हाई स्पीड गश्ती नौकाओं के लिए सरकारी कंपनी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। सेना ने अपने ट्वीट में कहा है कि यह आपूर्ति मई 2021 से शुरू हो जाएगी। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने एक स्टेटमेंट में कहा कि उसने अत्याधुनिक गश्ती नौका के लिए भारतीय सेना के साथ एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। इन नौकाओं में सुरक्षा बलों की जरूरत के अनुरूप विशेष उपकरण लगाए जाएंगे। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक इस बोट में मशीन गन की व्यवस्था होगी। इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है यह स्वदेशी बोट चीन की बोट से काफी बेहतर और नई तकनीक से लैस होंगी। इन्हें स्पेशल स्टील और स्पेशल धातु से बनाया जा रहा है। साथ ही अत्याधुनिक सर्विलांस और कम्युनिकेशन लगाए जा रहे हैं। इन्हें बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत किया जा रहा है इनकी मजबूती पर, ताकि चीन इन्हें टक्कर मारकर नुकसान ना पहुंचा सके। इसके लिए स्टील की मोटी प्लेटें भी लगाई जा रही हैं। नई बोट में जवानों के बैठने की भी ज्यादा जगह होंगी। इन बोट में करीब 25 से 30 जवान एक साथ बैठ सकते हैं। हालांकि कई रक्षा विशेषज्ञ यह मानते हैं कि भारत ने इन हाई स्पीड बोट के ऑर्डर देने में देरी कर दी है। सवाल उठ रहे हैं कि पिछले 8 महीने से जब चीन पैंगोंग लेक के पास अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए हाई स्पीड बोट से गश्ती लगा रहा था, तब भारतीय सेना क्या कर रही थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिल गेट्स ने की भारत के नेतृत्व की तारीफ, कहा कमाल है भारत का वैज्ञानिक नेतृत्व और वैक्सीन निर्माण की क्षमता। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया इन दिनों कोरोना वैक्सीन बनाने और उसके प्रयोग को लेकर संघर्ष कर रही है। भारत ने भी देश में 2 स्वदेशी कोरोना वैक्सीन बना ली है और इमरजेंसी इस्तेमाल को अनुमति दे दी है। भारत की इस कामयाबी के लिए दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन बिल गेट्स ने तारीफ की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के खात्मे के लिए प्रयास कर रही है, ऐसे में भारत का वैज्ञानिक नेतृत्व और वैक्सीन बनाने की क्षमता कमाल की है। भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के इमरजेंसी यूज के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने रविवार को मंजूरी दी थी। वहीं जायडस कैडिला हेल्थ केयर की जायकोव डी को फेज 3 ट्रायल का अप्रूवल मिला है।
भारत बायोटेक ने उत्पादन क्षमताओं को लेकर कहा कि कंपनी टीका उत्पादन के लिए 4 इकाइयों की स्थापना कर रही है, 3 हैदराबाद में और 1 बेंगलुरु में, जिनकी प्रतिवर्ष 70 करोड़ खुराक की संयुक्त क्षमता होगी। उन्होंने कहा कि कंपनी कोवैक्सीन की 2 करोड़ खुराक के साथ तैयार है और जुलाई अगस्त तक इसे 15 करोड़ तक बढ़ाया जाएगा। यह पूछे जाने पर कि क्या कंपनी टीके की आपूर्ति के लिए सरकार के साथ बातचीत कर रही है, इल्ला ने कहा कि सरकार हमारे साथ बातचीत कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता जवाब दें कि क्यों कोई कारोबारी बंगाल में निवेश नहीं करना चाहता, अनुराग ठाकुर। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बंगाल की ममता बनर्जी सरकार यानी तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने ममता सरकार से जवाब मांगा कि वे बताएं कि कोई भी व्यापारी बंगाल में निवेश करने से क्यों हिचकिचाता है। आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर कोलकाता में प्रत्यक्ष कर पेशेवरों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अपने सार्वजनिक संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि यह निर्णय लेने का समय है। ठाकुर ने कहा कि बंगाल सरकार को कुछ सवालों के जवाब देने चाहिए। ऐसा क्यों है कि व्यवसायी राज्य में निवेश करने में संकोच करते हैं? क्या कॉरपोरेट के बिना किसी परेशानी की यहां व्यापार करने की अनुमति दी जाएगी? ममता सरकार के प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राज्य की प्रगति के लिए केंद्र के साथ चलना बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही राज्य के लिए अपनी क्षमताओं को पहचानना भी आवश्यक है। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि बंगाल कई राज्यों से आगे निकल सकता है और शीर्ष 2 राज्यों में से हो सकता है। बंगाल के बुद्धिजीवियों और उद्योगपतियों को इस संबंध में निर्णय लेना होगा। बता दें कि बंगाल में इस साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके बीच अनुराग ठाकुर के ये सवाल ममता के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी अपने संबोधन के माध्यम से बंगाल में बदलाव का संकेत दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख में ताकत के जोर पर यथास्थिति बदलना चाहता था चीन, माकूल जवाब देकर भारत ने रोका। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीन ने लद्दाख में यथास्थिति बदलने के लिए गैर परंपरागत हथियारों का इस्तेमाल किया, भड़काने वाली कार्रवाई की। इसके बाद ही वहां स्थिति बिगड़ी। मजबूरन भारत को वहां भारी हथियारों जैसे कि टैंक और गन की तैनाती करनी पड़ी। भारत के रक्षा मंत्रालय ने पिछले साल लद्दाख में चीन के साथ सैन्य टकराव को लेकर एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीन ने ताकत के दम पर लद्दाख में यथास्थिति में बदलाव करना चाहा। इसके लिए उसने LAC पर 1 से ज्यादा जगहों एक तरफा कार्रवाई की, भड़काऊ कदम उठाए। भारतीय सेना ने चीन के इन कदमों का तर्कसंगत जवाब दिया और चीन को बता दिया कि पूर्वी लद्दाख पर भारत का दावा अकाट्य है। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाने के लिए चीन को जिम्मेदार बताते हुए रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीन की सेना पीपुल्स आर्मी ने गैर परंपरागत हथियारों का इस्तेमाल कर बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को जमाकर तनाव को बढ़ाया। 15 जून 2020 की गलवान घाटी का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस संघर्ष में भारत के 20 जवानों ने बलिदान दिया, लेकिन PLA के सैनिकों को अपनी जमीन कदम नहीं रखने दिया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस लड़ाई में चीन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रक्षा मंत्रालय ने पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर महत्वपूर्ण स्थानों पर भारतीय सैनिकों के कब्जे की कहानी का भी वर्णन किया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 28 से 29 अगस्त को हमारी सेना चीन के मंसूबे समझ गई थी। चीन कुछ करते इससे पहले हमारी सेना ने पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा जमा लिया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सेना ने चीन के शातिराना हरकतों का जवाब देने के लिए वायुसेना की मदद से काफी कम समय में अपने सैनिक वहां जमा कर लिए। इसके अलावा सेना ने टैंक और गन जैसे भारी हथियारों की तैनाती भी कर ली और गोला बारूद, राशन और कपड़े भी जमा कर लिए। बता दें कि लद्दाख में इस वक्त भी भारत के लगभग 50,000 सैनिक तैनात हैं। इस वक्त वहां तापमान -30 से 40 डिग्री है। सैनिकों की आवाजाही की सुविधा के लिए आर्मी ने वहां रोड, आवास, शेल्टर होम, ब्रिज बनाया है ताकि सेना की तैनाती और निवास सुविधाजनक हो सके। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि लद्दाख में सेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात में बन रहा बंगाल जीतने का मॉडल, बीजेपी संघ की 3 दिवसीय बैठक। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गुजरात के अहमदाबाद में महत्वपूर्ण समन्वय बैठक मंगलवार से शुरू हो रही है। इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर RSS के सभी 36 आनुषांगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और पार्टी संगठन महासचिव BL संतोष भी शामिल होंगे। संघ की इस 3 दिवसीय बैठक में बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति से लेकर कृषि कानूनों, किसान आंदोलन और राम मंदिर के निर्माण के एजेंडे पर चर्चा होनी है। नड्डा की गुजरात नेताओं से बैठक। RSS की 3 दिवसीय इस बैठक में शामिल होने के लिए सोमवार को ही बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा अहमदाबाद पहुंच गए। नड्डा एयरपोर्ट से सीधा बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां गुजरात बीजेपी अध्यक्ष के साथ राज्य के मुख्यमंत्री और डिप्टी CM और प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक की। आप की एंट्री और AIMIM के BTP के साथ गठबंधन के बाद चुनाव लड़ने के फैसले के बाद दिलचस्प हुए निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। वहीं गुजरात बीजेपी के संगठन के लोगों के साथ भी JP नड्डा बातचीत हुई, जिसमें बंगाल चुनाव के लिए गुजरात से जाने वाले नेताओं के नाम को लेकर भी चर्चा होने की बात सामने आई है। बंगाल जीतने के प्लान पर चर्चा।
अहमदाबाद के कर्णावती कॉलेज में होने वाले आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक में मुख्य एजेंडा इस साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इनमें असम में बीजेपी सत्ता में तो पुडुचेरी में कांग्रेस का राज है। वहीं बंगाल में टीएमसी और केरल में वामपंथी पार्टी की सत्ता है, जबकि तमिलनाडु में एआईएडीएमके काबिज है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एलएसी पर घटी टैंकों की ताकत, युद्ध लड़ने से पहले ही क्यों कमजोर हो गई चीन की सेना। जी हां दोस्तों, एलएसी के एक मोर्चे पर चीन की इस कमजोरी का एक वीडियो आया है, जिसमें भारतीय सेना चीन के सैनिकों के मुकाबले ज्यादा बेहतर स्थिति में है। इस पहाड़ी से दूर नीचे की घाटी में मौजूद चीन की सेना के टैंक बहुत छोटे आकार के दिखाई दे रहे हैं। इनमें चीन के सबसे आधुनिक T-99 टैंक्स भी शामिल हैं। ये टैंक लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकते हैं, लेकिन चीन के इन सैनिकों को ये नहीं पता कि इन पहाड़ों की ऊंचाई पर भारतीय सेना कहाँ मौजूद है, इसलिए वो भारतीय सैनिकों को निशाना नहीं बना सकते हैं। लद्दाख में पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीन ने इन टैंकों को तैनात किया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।